पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। टर्की ने अपने ऑल्टे प्रोग्राम में एक हाइब्रिड अप्रोच का रुख किया है और जर्मन लेपर्ड 2A4 के साथ ऑल्टे प्रोग्राम का एक हाइब्रिड वर्जन भी तैयार किया है। इससे पहले टर्की को अपने ऑल्टे प्रोग्राम की तैयारी के लिए इंजन और ट्रांसमिशन दोनों चीज़ों पर मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। जर्मनी के साथ कुछ पॉलिटिकल वजूहात की वजह से उन्हें ना तो इंजन मिल रहा था और ना ही ट्रांसमिशन मिल पा रही थी। उसके अलावा जो है साउथ कोरिया के साथ उनकी जो ट्रांसमिशन की डेवलपमेंट थी वो किसी भी सूरत एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था और इवन साउथ कोरिया भी जो है अपने K2 ब्लैक पैंथर्स में उसका इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब बज़ाहिर एक हाइब्रिड अप्रोच भी सामने आई है जो कि कुछ अर्से से मौजूद है और इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन बेसिकली ये हाइब्रिड ऑल्टे मेन बैटल टैंक जो है वो जर्मन लेपर्ड 2A4 का हल या चेसिस इस्तेमाल करता है। बेसिकली एक लेपर्ड 2A4 की बॉडी उनके पास मौजूद है जिसमें मेरे ख्याल से इंजन और ट्रांसमिशन के अलावा तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो टर्किश डेवलपमेंट के थ्रू इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएंगी। तो इसकी वजह से इसमें टर्की का बनाया हुआ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है, लेज़र वार्निंग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इसमें मज़ीद आर्मर पियर्सिंग प्रोटेक्शन की गई है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट में जो है इम्प्रूवमेंट लाई गई है और फायर पावर जैसी चीज़ों का इजाफा किया गया है। यानी अभी के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच के तहत उन्होंने अपनी डेफिशिएंसीज भी ख़त्म कर ली हैं और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी लाई जा रही हैं, क्योंकि ओरिजिनली भी टर्की को जो है जर्मन इंजन और ट्रांसमिशन ही चाहिए था। तो हालात जब ठीक होंगे तो मोर और लेस सेम सिस्टम्स पे ही उन्हें काम करना होगा। मैंने पहले कहा था कि इस पे कुछ अरसे से काम किया जा रहा है और जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसको अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक के लिए भी ऑफ़र किया गया था। अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक जिसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आ रही, लेकिन इसके हवाले से इंडीड कुछ अर्सा पहले आइडियाज़ के अंदर इस हाइब्रिड अप्रोच को टर्की की जानिब से ऑफ़र किया गया था। और हालांकि अल खालिद 2 के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ टर्किश इक्विपमेंट की इंक्लूजन के हवाले से एसेलसान को कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मौजूद है। याद रहे कि ये अभी एक सोल्यूशन के तौर पे इस हाइब्रिड अप्रोच को दिखाया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको अडॉप्ट किया ही जाएगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है जो कि पाकिस्तान को ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 24 जनवरी के राउंड जो है टर्की की इस्तंबुल क्लास की इनाग्रेशन जो है वो हुई थी, जो कि टर्किश इस्तंबुल नेवल शिपयार्ड में की गई और टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की 3rd मिल्गम ADA क्लास कॉर्वेट की फील्डिंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि पाकिस्तान टर्की के करीबी ताल्लुकात को बताता है। प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया, जो अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगा। और पाकिस्तानी एम्बेसडर साइरस काजी भी जो हैं वो इस वेल्डिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद थे। अगेन ना सिर्फ हमारी मिल्गन शिप्स बल्कि जो इस्तंबुल क्लास शिप है ये दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसका असर जो है पाकिस्तान की आने वाली शिप्स जैसे जिन्ना क्लास में भी देखा जा सकेगा। TGPR नेवी के मुताबिक ये मिल्गम क्लास 4 की तादाद में पाकिस्तान की जानिब से परचेज़ की जा रही हैं, जिनमें मुकम्मल TOT यानी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की जा रही है, जिनमें से 2 टर्की में और 2 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पहली और तीसरी शिप टर्की में बनाई जा रही है अब, और दूसरी और चौथी शिप जो है पाकिस्तान में बनाई जाएगी, जिसमें से दूसरी मिल्गम की तैयारी पाकिस्तान में की जा रही है। यानी कि सिर्फ चौथी जो है अब से तैयारी के मराहिल में आने में वक्त ले रही है, जिसको पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर जिना क्लास की तैयारी होगी। और अगेन कि ये इस्तंबुल क्लास जो है जिना क्लास के हवाले से बहुत से एस्पेक्ट्स को कैरी कर सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया जो है हमें वाज़ेह हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के चंद नए विजुअल सामने आए हैं, जिनमें उनके एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सबसे लेटेस्ट आइट्रेशन और टेडएफ की सबसे लेटेस्ट आइट्रेशन जो है वो देखने को मिली है। एमका में इसके पिछले विजुअल्स के मुकाबले में कुछ नए एस्पेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। एयर फ्रेम वाइज भी इसमें मेरे ज़ाती ओपिनियन में जो है ये वाला मॉडल जो है ये F-22 के भी एस्पेक्ट्स इसमें नज़र आ रहे हैं, F-35 के भी, और चूँकि J-35 को भी हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं इसलिए J-35 की भी कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं इस पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन बेशतर फाइटर जेट्स जो कि इस मौके पे डेवलप हो रहे हैं ज़्यादातर के साथ ये केस अप्लाई किया जा सकता है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। हाउएवर इसमें कौन से सिस्टम्स ऐड किए जाएंगे ये यकीनन एक देखने वाली चीज़ होगी।
इट सीम्स लाइक पहली गो के अंदर ही यानी MK1 के अंदर ही इंटरनल वेपन्स पे शामिल होगी और ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट की अप्रोच है, बजाय कि 4.5 प्लस जनरेशन से इसको इवेंचुअली एक 5th जनरेशन जेट बनाया जा सके। उसके बाद तेजस MK2 या टेडबेफ जो है, इसके भी नए विजुअल जो है सामने आए हैं, जो कि मुझे इस पे यानी तेजस सीरीज़ पे एज अ होल थोड़ी कन्फ्यूजन है इसकी डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन इसका भी एक रिफाइंड मॉडल जो है सामने रखा गया है। जहाँ तक मुझे लगता है टेडबेफ तेजस MK2 का एनलार्ज वर्जन होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो ये कि तेजस MK2 और टेडबेफ जो हैं वो सेम फाइटर जेट हैं, लेकिन इसमें इतने वाज़ेह चेंजेस मौजूद हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये अब तेजस सीरीज़ का हिस्सा होगा। तो अभी के लिए इसे टेडबेफ ही से डिनोट किया जा सकता है। तो ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो है एक मज़ीद रिफाइंड वर्जन सामने आया है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके अभी 2 वर्जन्स मौजूद हैं, जिनमें से एक जो बिल्कुल रफ़ाल की तरह का मॉडल है और दूसरा मॉडल ये है। और मेरी कन्फ्यूजन सिर्फ ये नहीं है कि ADA की जानिब से प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किए जा रहे हैं और हॉल उन्हें तैयार कर रहा है। कन्फ्यूजन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की तैयारी, एक बहुत ही छोटी टाइमलाइन जो कि तमाम फाइटर जेट्स के लिए मौजूद है, और बेसिकली ADA और हॉल का ट्रैक रिकॉर्ड। और मेरे लिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन की बात है कि कैसे ये मुकम्मल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये मान लें कि तेजस जो है अपने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद एक पूरी तरह से मैच्योर प्लेटफॉर्म है, और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये अपनी डिलीवरी भी जो है बिल्कुल टाइम पे करते हैं, राइट। तो एक टेडबेफ बनाने की ज़रूरत उनको क्यों मौजूद है, जबकि तेजस का नेवल वर्जन NLCA जो है उनके मुताबिक पूरी तरह से काम करता है। अगर सपोज़ कि ये आर्गूमेंट है कि NLCA जो है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है काम नहीं करता, तो इवन टेडबेफ भी जो है एक 4 से 4.5 जनरेशन का जेट होगा, और अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक भी जाता है तो 2026 में इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। और इवन प्रोडक्शन भी जो है अपने टाइम को अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल मैच करेगी, जो कि मुझे हरगिज़ नहीं लगता कि ये मैच करने वाली है, और इन दोनों में से कुछ भी चीज़ होगी तो फिर 2028-2030 के पास जो है उनके पास एक प्रॉपर 4 से 4.5 जनरेशन की पूरी फ्लीट शामिल होगी, जिसे कम से कम वो अगले 30 साल के लिए चलाएंगे। जबकि लोग इवन नेवी के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पे जो है अब स्विच कर रहे हैं। तो टेडबेफ फिर भी जो है वक्त से पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, और मतलब ये कि NLCA एक फेलियर उस हिसाब से शुमार किया जाएगा, क्योंकि इस पे फिर रिलाई ही नहीं किया जा रहा। हालांकि जब वो डेक से भी लॉन्च किया जा रहा है और वापस लैंड भी किया जा रहा है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं है, ना ही इसे एक्वायर किया जा रहा है, ना ही इस पर मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, और टेडबेफ की डेवलपमेंट जो है LCA-N से बिल्कुल ज़्यादा मुशाबहत नहीं रखती है। ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि टेडबेफ जो है एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। प्लस ADA के पास इस मौके पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पिछले 20 सालों में एक वक्त में वो एक फाइटर को भी ठीक तरीके से मैच्योर नहीं कर सके हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को वो तैयार करेंगे, तो मेरे लिए कन्फ्यूजन यही है कि कैसे इन तमाम चीज़ों को तैयार किया जाएगा। अगर वो कर लेते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक ये तमाम चीज़ें हासिल करना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।